नमस्कार, मैं शरद यादव। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे दोस्तों ढे आईएएस की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें हम लोगों ने जो पहला टेस्ट पेपर कंप्लीट कर लिया है और उसी का जो सेकंड पेपर था जो कि आपका आरओ के लिए हिंदी का पेपर है, तो उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने पहला पेपर सॉल्व कर लिया है, उसे भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ जीएस वर्ल्ड के ऑलरेडी निशु मैम के द्वारा 3 पेपर कराए जा चुके हैं बहुत बेहतर तरीके से। साथ ही साथ पीसीएस मंत्रा का भी मेरे द्वारा पेपर कराया जा रहा है। तो ये तीनों ही कोचिंग के बेस्ट पेपर आपसे कराए जा रहे हैं जो कि आरओ के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ढे आईएएस के आज हम टेस्ट नंबर 2 के अंतर्गत हिंदी को कवर कर रहे हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? तो इसमें टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं आपके, जिसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं, अर्थात कि 6 टॉपिक होते हैं। जैसे आपका विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, तद्भव तत्सम हो गया, वाक्यांश हो गए। तो इस तरीके के 6 टॉपिक आते हैं जहाँ से 10-10 क्वेश्चन सभी टॉपिक से आते हैं और 60 क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। और इसके लिए आपको कैसे 60 में से 55 प्लस क्वेश्चन सही कर लेने हैं, इसके लिए आप आरओ स्ट्रैटेजी करके एक वीडियो पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जीएस की देख सकते हैं और हिंदी की भी देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने आपको डिटेल बताया है कि आप आराम से हिंदी में 55 प्लस देख सकते हैं कि नंबर कैसे आएंगे। तो उसमें मैंने डिटेल से डिस्कस किया है, आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपके लिए घटना चक्र की सीरीज़ भी चलाई जा रही है। आपने अगर अभी तक उसे नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि वो आपके आरओ और पीसीएस 2024 के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। यानी 3 शब्द तो पर्यायवाची हैं और एक शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो उसकी पहचान करनी है। बात करते हैं इंद्र के पर्यायवाची होते कौन कौन से हैं। तो उपेंद्र हो गया, पुरंदर हो गया और जिष्णु भी लिखा हुआ है तो जिष्णु हो गया। यहाँ पे विष्णु नहीं है, ये जिष्णु कहा जाता है। अच्छा, पुरंदर का मतलब क्या होता है? जो सर्वविजित होता है उसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुकुंद है दोस्तों, ये मुकुंद नहीं होगा, क्योंकि मुकुंद आपका विष्णु का पर्यायवाची है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में मुकुंद करके ही डायरेक्ट ऑप्शन आ जाए और विष्णु के लिए पूछ ले, इंद्र का प्रश्न ही ना रहे, तो आपको बाकी ऑप्शंस के भी अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, ताकि वो आपकी और भी क्वेश्चन को तैयार कर सकें। अगला प्रश्न, सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। तो सन्यासी के 3 यहाँ पर पर्यायवाची दिए, जैसे विरत होता है, दंडी होता है और परिव्राजक होता है, लेकिन अंत नहीं होता है। अंत की अगर हम बात करेंगे तो अंत हो गया, ध्वंस हो गया, नाश हो गया, ये सभी के सभी किसके होंगे? संहार के पर्यायवाची होंगे। जैसे कहते हैं नरसंहार कर देना या किसी चीज़ का विध्वंस कर देना, उसका अंत कर देना, तो ये उसका पर्यायवाची होता है, न कि सन्यासी का। और अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। तो कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? तो हम तीनों को मिलान करते हैं, चारों को। उदारता का औदार्य हो जाएगा, कल्पतरु का सुरतरु हो जाएगा, विधु का चंद्रमा हो जाएगा। लेकिन लोकेश आपके शिव के नहीं है दोस्तों, लोकेश आपके ब्रह्मा के हैं। किसके पर्यायवाची है? ब्रह्मा के। इतनी बात क्लियर होगी। और ब्रह्मा के और भी अन्य जो पर्यायवाची, जैसे प्रजापति हो गया, विधाता हो गया, कमलासन हो गया, अज, ये सभी के सभी ब्रह्मा के भी देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दिया करिए। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं भी ढे के नहीं मिलेंगे, केवल ग्लांस एकेडमी पर ही मिलेगा। और जल्दी ही हम 1 से 2 दिन के गैप पर आपको टेस्ट नंबर 3 जो है कि कराएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है। अब यहाँ पर प्रभूत की बात पूछी जा रही है, तो आप देखेंगे कि ये बहुत का भी है, पर्याप्त का भी है, प्रचुर का है। अर्थात कहने का मतलब है प्रभूत का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में होना। तो चाहे पर्याप्त हो जाए, प्रचुर मात्रा हो जाए या बहुत हो गया, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है। अब यहाँ पे शुद्ध का मतलब हो गया कि जो भी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी में 4-4 शब्द दिए हुए, ये किसी एक व्यक्ति का या ये किसी एक वस्तु के पर्यायवाची होंगे। जैसे अगर हम बात करें सिंधुसुता, कमला, भार्गवी, पद्मा, ये चारों ही आपके पर्यायवाची देखने को मिलते हैं लक्ष्मी के। किसके देखने को मिलते हैं? लक्ष्मी के पर्यायवाची मिलते हैं। तो 5 का ए हो गया। जबकि बाकी क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे, यानी इसमें कोई ना कोई एक आपको गलत ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। 6 है हमारा, नखायुध, चित्रक, शार्दुल, ये किसके पर्यायवाची हैं। तो इसकी हम बात करेंगे तो ये सिंह के पर्यायवाची हैं। किसके बात हैं? नखायुध हो गया, चित्रक हो गया, शार्दुल हो गया, क्योंकि शार्दुल सिंह के बच्चे को भी कहा जाता है, इसीलिए ये सिंह का पर्यायवाची हो गया।
अगला प्रश्न है विसिक। विसिक किसका पर्यायवाची है दोस्तों? तो विसिक की बात करेंगे तो ये बाण का हो जाएगा। जो बाण धनुष होते हैं ना, इंद्रधनुष, बाण धनुष, तो उनके होते हैं। और साथ ही साथ इसका हम बाण की अगर हम बात करें तो तीर भी कहते हैं इसको, सर भी कह देते हैं और ईशु भी कह देते हैं। तो ये अलग अलग नाम हैं जिसके नाम से हम क्या जानते हैं, बाण के बारे में जानते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पे सम्राट का पर्यायवाची। तो सम्राट के पर्यायवाची की बात करेंगे तो अधीश्वर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधीश्वर। और सम्राट को अधीश्वर भी कहते हैं, राजाधिराज भी कहते हैं, महाराजा भी कहते हैं, साथ ही साथ आपका अधिपति भी कहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं भूषण की तो भूषण हो जाएगा आपका गहने का, यानी गहना का पर्यायवाची हो गया। जगत की बात करेंगे तो जगत हो जाएगा संसार का। और मुकुंद की बात करेंगे तो मुकुंद हमने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ये विष्णु का, ठीक है, उनका पर्यायवाची हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा तलवार का पर्यायवाची शब्द है? तलवार का पर्यायवाची शब्द बताइए भाई। तो यहाँ पर आपको देखना है कि द्रुम, तरु, करवाल या पिशुन। तो करवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करवाल। जबकि हम इसके और अन्य पर्यायवाचियों की बात करेंगे तो इसको हम कृपाण भी कहते हैं, क्योंकि जो सिख समुदाय के लोग होते हैं जो छोटी सी तलवार की तरह रखते हैं तो उसको कृपाण भी कहा जाता है। और इसका एक और पर्यायवाची होता है अस्सी, अस्सी भी कहते हैं। फिर एक और पर्यायवाची होता है खड़ग। तो ये अलग अलग तलवार के पर्यायवाची देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन में दिए हैं उसकी बात करें तो तरु हो गया और द्रुम, ये दोनों ही वृक्ष के पर्यायवाची है। किसके? वृक्ष के। जबकि पिशुन की बात करेंगे तो ये काग या फिर आप कौवा कह सकते हो। पिशुन किसका पर्यायवाची होगा? कौवे के। तो ये भी आपको जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला प्रश्न है रेवती रमण किसका पर्यायवाची है? तो ये भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई जो बलराम थे उनको कहा जाता था रेवती रमण। ध्यान दीजिएगा, बलराम के बड़े मतलब कृष्ण के जो बड़े भाई थे उनके लिए वर्ड यूज होता था बलराम या रेवती रमण। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथित शब्द का विलोम है? अब देखिए 10 क्वेश्चन पर्यायवाची से कवर हो गए। अब 10 क्वेश्चन इसी तरीके से आपके विलोम से देखने को हमें मिलेंगे। तो कौन सा ऐसा शब्द है जो कथित का विलोम होगा? कथित मतलब क्या होता है? कहना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कथित का हो जाएगा अकथित। जैसे कथित मतलब होता है कोई चीज़ कहना और अकथित का मतलब होता है कोई चीज़ भी ना कहना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 11 का डी, क्योंकि इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया। अगला प्रश्न है वंध्या। अब वंध्या का यहाँ पे विलोम पूछा जा रहा है। तो वंध्या का मतलब क्या होता है? जैसे आप सामान्य भाषा में जैसे बांझ कहते हैं ना, या किसी ज़मीन की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाना, तो उसे वंध्या कहते हैं, या किसी चीज़ को बांध देना एक तरीके से। तो यहाँ पर इसका विलोम हो जाएगा उर्वरा, अर्थात कि जो उर्वरा शक्ति से युक्त हो। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है? 3 तो सही सुमेलित हैं लेकिन एक गलत है उसमें। जैसे अगर आप इति की बात करोगे तो इति का मतलब होता है अथ, क्योंकि इति का मतलब होता है समाप्त होना। जैसे आप संस्कृत के श्लोक पढ़ोगे या आप जो है कि जब रामायण पढ़ रहे होगे तो उसके नीचे एक श्लोक लिखने के बाद लिखता है इतिश्री। इतिश्री का मतलब होता है कि खत्म हो जाना, कंप्लीट हो जाना। और अथ का मतलब होता है शुरू होना। उत्साह का अपोजिट हो जाएगा निरुत्साह। लेकिन खंडन का विखंडन नहीं होता है, मंडन होता है। खंडन और विखंडन एक ही शब्द होते हैं, बल्कि जो मंडन होता है मतलब महिमा मंडन करना, अर्थात किसी चीज़ का वर्णन करना। खंडन नहीं किया जाता है। और गृही का हो जाएगा सन्यासी, जो घरेलू आदमी है उसके लिए सन्यासी इसका अपोजिट हो जाएगा। अगला प्रश्न है नैसर्गिक का विलोम। अब नैसर्गिक की बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि नैसर्गिक का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है प्राकृतिक, ठीक है, या यूनिवर्सल। तो अब इस स्थिति में आप देखोगे तो यहाँ पे अनैसर्गिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। तो ए और बी यहाँ पर दोनों ही मान लिया जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया, जिसमें लिखा है दोनों। तो नैसर्गिक मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल यानी नेचुरल, और उसका अपोजिट हो जाएगा अनैसर्गिक और कृत्रिम। अगला प्रश्न है कौन सा एक विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है? यानी 3 तो गलत मिलान किए गए लेकिन एक ऐसा है जो सही है। तो अगर हम बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, निंदे का वंद्य हो जाएगा। अगर हम बात करें गलत जो है उनको सही कैसे करें, तो अनुग्रह का क्या हो जाएगा? आग्रह नहीं हो जाएगा बल्कि विग्रह हो जाएगा। अनुग्रह का विग्रह अपोजिट हो जाएगा। और आमिष की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा निरामिष। आमिष का क्या हो जाएगा? निरामिष हो जाएगा। और आहार की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि आहार और विहार दोनों ही अलग अलग शब्द हैं, ये आपस में एक दूसरे के विलोम नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 16, विधि का विलोम क्या होगा भाई? जो विधि होता है, कानून होता है,
तो उसका विलोम की अगर हम बात करेंगे तो विधि का हो जाएगा निषेध। क्या होगा? निषेध हो जाएगा। आगे देख लेते हैं लब्ध। लब्ध मतलब होता है युक्त, और इसका सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो लब्ध का हो जाएगा प्रदत्त, यानी कि किसी चीज़ को प्रदान करना। तो ये हो जाएगा लब्ध का प्रलब्ध मतलब प्रदत्त। अगला प्रश्न है आपका हे का विलोम क्या होगा? जैसे आप किसी चीज़ को हे दृष्टि से देखते हो तो हे का हो जाएगा आपको उपादेय। सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा 18 का। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? यानी कि 3 तो विलोम सही है लेकिन कोई एक है जो गलत है। सुगम का अगम सही है, क्षीण का पुष्ट सही है, लेकिन सूरता का वीरुता नहीं होगा दोस्तों, इसका होता है भीरुता। ये भी होता है, इस तरीके से लिखा जाता है भीरुता। और लिप्ति का निर्लिप्त, लिप्त का निर्लिप्त, ये सब सही है। तो यानी कि ये तीनों सही हैं, लेकिन सी वाला गलत है क्योंकि इसका सही मिलान नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो अब यहाँ पे 3 गलत हैं लेकिन कोई एक सही है। तो देख लेते हैं। नश्वर का शाश्वत, ये बात भी सही है। नित्य का अनित्य, यह भी सही है। अमर का मत्य, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि सभी सही सुमेलित हैं। तो सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है आपका, पूरब और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन हो गया और ये आपका ईस्ट डायरेक्शन हो गया। इसके बीच के एरिया को हम लोग सामान्यतः क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। लेकिन यहाँ पर ज्योतिष के आधार पर पूछा जा रहा है या वास्तु दोष के आधार पर ईशान कोण कहते हैं या वायव्य या आग्नेय या क्या कहता है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ईशान कोण इसको कहा जाता है। जबकि पश्चिम और उत्तर, ये वाला जो होता है नॉर्थ वेस्ट, इसको हम वायव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वायव्य। तो इनके कोणों को भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न 22, अभिजात किस वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द है? तो अभिजात किस वाक्य खंड के लिए एक सही शब्द हो जाएगा? तो अच्छे कुल में जन्म लेने वाला। अब यहाँ पर ये वाक्यांश शुरू हो गए कि एक शब्द आपको बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा? अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए हम लोग क्या कहते हैं? अभिजात कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, जैसे पर्वत मान लीजिए कुछ इस तरीके से है और यहाँ पे जो ये समतल भूमि देखने को मिलती है, पठारों पे भी देखने को मिलती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? समत्तिका, अनूठा, परित्यक्का या अधित्यक्का? तो अधित्यक्का कहते हैं इसको। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो पर्वत के ऊपर जो समतल भूमि होती है इसकी बात हो रही है। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए सही एक शब्द है। मतलब बहुत दिन पहले किसी स्त्री का विवाह हुआ था, 10-12 साल पहले, तो उसके लिए हम सिंपली क्या कह देंगे? प्रौढ़ा। अब हमारे घर में जो माता हैं या जो शादी हो चुकी, जिनकी बच्चे भी हैं, यानी 10-12 साल 15 साल, तो उनकी अवस्था प्रौढ़ा अवस्था में आती है, क्योंकि लगभग 40-45 साल की अवस्था को हम प्रौढ़ा अवस्था कहते हैं। तो ये वही तो कह रहा है, बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री। इसका मतलब शादी जब भी हुई होगी तब वो यौवन अवस्था में थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती गई तो प्रौढ़ा अवस्था में आ गई। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कौन सा एक बेमेल है? यानी कि 3 तो सही है लेकिन एक कोई गलत है। जैसे सूर्योदय का पूर्व का समय क्या होता है? अरुणोदय कहते हैं। मतलब सूर्य के उगने से पहले का जो समय होता है उसे हम कहते हैं अरुणोदय। सुबह 4 बजे 5 बजे की बात हो रही है। जो कल्पना से परे हो, यानी जो कल्पना से भी बाहर हो, जिस चीज़ की हम कल्पना भी ना कर पाएँ, वो कल्पनातीत हो गया। इतिहास से संबंध रखने वाला, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये इसको ऐतिहासिक नहीं कहेंगे बल्कि ऐतिहासिक कहते हैं। ए से शुरू होता है, ई से शुरू नहीं होता है। तो आप ध्यान देना, वर्तनी आधार पर भी मिस्टेक हो सकती है, तो वर्तनी शुद्धि भी आपकी सही होनी चाहिए। और किए गए उपकार को मानने वाले को हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। लेकिन जो किसी का उपकार न माने, एहसान न माने, उसको हम कृतज्ञ कहते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सी हो जाएगा कि इतिहास से संबंध रखने वाले को ऐतिहासिक कहते हैं, ऐतिहासिक नहीं। तो वर्तनी शुद्धि को भी ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आगे होने वाले वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द क्या? मतलब कोई घटना आगे होने वाली है तो उसके लिए हम लोग भावी कहेंगे। अब जैसे आप लोग भावी समीक्षा अधिकारी हो, आगे बनने वाले समीक्षा अधिकारी हो, आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए क्या वर्ड यूज किया जाएगा? भावी समीक्षा अधिकारी। तो इसलिए इस तरीके का स्टेटमेंट याद रखना। अब दुर्गेय शब्द उपयुक्त, मतलब दुर्गेय शब्द निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्यांश उपयुक्त बैठेगा दुर्गेय के लिए? तो दुर्गेय का मतलब होता है जो कठिनता से जाना जा सके, अर्थात जीता जा सके नहीं, जो कठिनता से जाना जा सके। कोई ऐसी ज्ञान की बात जिसको जानने के लिए काफ़ी कठिन, तो मतलब परिश्रम करना पड़ा या काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसे हम दुर्गेय कहते हैं। और अगर हम बात करें बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, यानी कि साजिश जिसे हम कहते हैं, तो साजिश के लिए आपका जो शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा दुर्भिसंधि। जैसे पहले के समय में राजा महाराजाओं के
लिए क्या किया जाता था, वहाँ की जो प्रजा थी या आमीन वर्ग थे, ये लोग उलेमा वर्ग क्या करते थे, षड्यंत्र करते थे। और बुरा उद्देश्य क्या होता था कि सत्ता को पलटना, यानी कि सत्ता हटा के दूसरे राजा को देनी है। तो इसके लिए यही वर्ड यूज होता है, दुर्भिसंधि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, अपना हित अहित सोचने में समर्थ होने वाले शब्द के लिए क्या होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने हित और अहित अपना सही गलत समझ लेता है तो उसे हम क्या कहेंगे, वो व्यक्ति विवेकी है, यानी उसके पास इतना विवेक है कि वो अपने सही और गलत के लिए समझ सकता है। प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा। प्रतिवादी के लिए पूछा जा रहा है जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे, यानी कि कोई अगर मुकदमा दायर किया है किसी व्यक्ति ने उसके खिलाफ और वो उसका प्रतिकार कर रहा है, मतलब उसका विरोध कर रहा है कि मैं ऐसा दोषी या मैं ऐसा गुनहगार नहीं हूँ, तो उसे हम प्रतिकार कहते हैं, यानी प्रतिवादी कहते हैं। तो 29 का ही हो गया। अच्छा, अभियुक्त किसे कहते हैं, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो। अच्छा, अभियुक्त ही तो होगा जो प्रतिवादी के रूप में काम करेगा, यानी जिस पर मुकदमा चलाया गया है वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने ऊपर चलाए गए मुकदमे का प्रतिकार करेगा, तो उसे हम प्रतिवादी भी कहते हैं। और जो मुकदमा दायर करेगा, यानी जो विक्टिम होगा, जिसके साथ गलत हुआ है, उसे हम वादी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम वादी कहते हैं। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपने समझे। अगला प्रश्न है, जिसकी गणना न की जा सके उसके लिए हम क्या शब्द प्रयोग करेंगे। तो अगणनीय, भाई जिसकी गणना हम नहीं कर सकते उसको हम अगणनीय कहते हैं। और साथ ही साथ जो गणना के योग्य ही ना हो, अर्थात जो गणना के अयोग्य हो, उसे हम नगण्य कहते हैं। क्या कहते हैं, नगण्य। और जिसकी गणना की जा सके उसको हम गणनीय कहते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल मत चूज कर लीजिएगा, जिसकी गणना ना की जाए उसे अगण्य नहीं अगणनीय कहते हैं। अगला प्रश्न है, अश्वया मतलब अवश्याय निम्न में से किसका तत्सम है। अब यहाँ पर शुरू होता है आपका तत्सम तद्भव, क्योंकि 10-10 प्रश्न आपने देख लिए, पर्यायवाची के, विलोम के, वाक्यांश के। तत्सम और तद्भव की अगर हम बेसिक बात करें तो पहले आप यहाँ पे इतना सीख लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए दोस्तों, तत्सम पूछा जाए, ठीक है। तो तत्सम का मतलब होता है मूलतः संस्कृत के शब्द, क्योंकि ये संस्कृत के शब्द माने जाते हैं। लेकिन जब हम तद्भव की बात करते हैं, तद्भव अर्थात इसके अर्थों में परिवर्तन हो गया हो, जो आज हम रोज़मर्रा की भाषा जो हिंदी में प्रयोग कर रहे होते हैं, लेकिन वो विशुद्ध शब्द होते हैं, अर्थात कि शुद्ध नहीं होते। क्योंकि शुद्ध वर्ड किसको माने थे, जो मूल रूप से संस्कृत में प्रयोग किए जाते थे, या संस्कृत के शब्द कुछ ऐसे हैं जो आज भी संस्कृत के रूप में हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें हम तत्सम कहेंगे। और तद्भव जो उसका बिगड़ा हुआ रूप होता है, जो उसका विकृत रूप होता है, उसे हम तद्भव कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि अवश्याय किस एक का तत्सम है, यानी कि अवश्याय को हम क्या कह रहे होंगे तद्भव के रूप में, तो उसे हम कहते हैं ओस। जो ओस गिरती है जाड़ों के समय में, उसे हम ओस असल में कहते हैं, लेकिन उसका जो सही रूप होता है वो तत्सम शब्द होता है, और उस तत्सम शब्द को हम अवश्याय बोलते हैं। अब इसी तरीके से अगर आप देखोगे, अमावस्या जो है वो अमावस का होता है, क्योंकि अमावस नहीं बोला जाता है, हालांकि गलत शब्द अमावस है, लेकिन इसका जो संस्कृत शब्द है वो अमावस्या होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि आढ़त का क्या हो जाएगा, तो आदियत्व, आदयत्व, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आदयत्व, ये होता है आढ़त का तत्सम शब्द। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक तत्सम शब्दों की सही जोड़ी नहीं है। तो आपको देखना है कि तत्सम शब्दों की कौन सी एक सही जोड़ी नहीं है। देखिए, चक्र को चरवण भी कहते हैं, षटक को शकट भी कहते हैं, ज्ञाति ग्रह को परख नहीं कहते हैं, क्योंकि परख जो होता है एक तद्भव शब्द होता है, और परख को हम जो संस्कृत में कहते थे वो परीक्षा कहते थे। जैसे गुरुकुल में भी पहले संस्कृत भाषा प्रयोग होती थी, तो वहाँ पे भी परीक्षा कहा जाता था, एग्ज़ाम हॉल नहीं कहा जाता था, एग्ज़ाम या पेपर नहीं कहते थे, परीक्षा कहते थे, और उसको बाद में परख शब्दों से जोड़ दिया गया। हालांकि बाकी तीनों जोड़ियाँ सही हैं, मक्षिका का हरिद्रा। अगला प्रश्न है 33, यहाँ पर देखना है कि आपको तत्सम और तद्भव युक्त कौन सा गलत है। तो पहले तत्सम देखना है, फिर बाद में तद्भव देखना है, और ऐसा कौन सा युग्म गलत है। ज्ञान का मतलब होता है जानना, सही है। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता को अब तांबा पाषाणकालीन सभ्यता भी कहते हैं, तो तांबा हो गया। लेकिन स्तोक की बात करेंगे तो ये फिटकरी नहीं होगा, बल्कि स्तोक का जो तत्सम शब्द होगा वो हो जाएगा आपका थोड़ा, ठीक है। और फिटकरी के लिए जो शब्द यूज किया जाता था, आप देखेंगे, आपने सुना भी होगा कि स्फटिक। स्फटिक कई बार ऐतिहासिक पुस्तकों में देखने को मिलेगा, हड़प्पा सभ्यता के समय में देखने को मिलता था, ताम्र पाषाण में भी, तो स्फटिक वर्ड यूज होता था जो फिटकरी के लिए कहा जाता है। और प्रणाली की बात करेंगे तो परनाला हो गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है कि स्तोक फिटकरी का संबंध आपस में गलत है। अगला है नक्र। नक्र तत्सम शब्द का तद्भव क्या होगा। तो नक्र के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, नाक होता है। तो आज जो हम लोग नाक कह रहे हैं, इसका तत्सम शब्द नक्र होता था। नाखून की अगर हम बात करेंगे तो नाखून का हो जाएगा नख,
और नव्य की बात करेंगे तो नव्य होगा नया। तो नव्य क्या हो गया, तत्सम हो गया नया का। नख क्या हो गया, तत्सम हो गया नाखून का। और नक्र जो तत्सम है वो नाक का हो गया। तो यहाँ से आपने बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सीखे इसके भी आप लोग पॉइंट को नोट कर लिया करिए ताकि रिवीजन करने में आसानी रहे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, बछड़ा का सही तद्भव क्या होगा। अब तद्भव का मतलब हो गया हिंदी में जो गलत रूप यूज किया था। तो यहाँ पर आप अगला प्रश्न देखेंगे 35 कि बछड़ा का सही तद्भव। तो ये देखिए तद्भव तो ऑलरेडी है क्योंकि आज हम लोग बछड़ा ही तो वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ तद्भव नहीं पूछना चाहिए था, यहाँ पे इसे पूछना चाहिए था तत्सम, यानी कि जो संस्कृत के शब्द है। और बछड़ा का जो तत्सम होता है वत्स होता है। पहले हम इसको वत्स कहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे हिंदी में जब हमने इसका प्रयोग शुरू किया तो हमने बछड़ा शब्द यूज करना शुरू कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि एक शब्द ऐसा है जो तद्भव के रूप में होगा। तो देखिए प्रतिवेशी तत्सम है क्योंकि प्रतिवेशी का जो तद्भव होगा वो हो जाएगा पड़ोसी। ध्वनि की बात करेंगे तो ध्वनि का हो जाएगा तद्भव धुन। दीपावली की बात करेंगे तो इसको दिवाली भी लिखने लगे हैं अब जो है कि कुछ लोग, मतलब दिवाली मैक्सिमम यूज होता है। ये तद्भव शब्द हो गए। लेकिन यहाँ पूछ रहा तत्सम नहीं है, तो थोड़ा जो है ये तत्सम नहीं है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि स्तोक जो होता है ये तत्सम होता है और इसका तद्भव वर्ड होता है थोड़ा। और यहाँ पूछ रहा तत्सम नहीं है तो 36 का डी हो जाएगा। समझ में आ गई सारी बातें। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा एक तत्सम शब्द है। 37 में पूछ रहा है तत्सम शब्द कौन सा एक है। तो देखिए प्रागुण है क्योंकि प्रागुण का जो आपका तद्भव होता है वो पाहुना होता है। अच्छा पाहुना किसे कहते हैं, ये पूर्वांचल की भाषा में होता है। जैसे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में दामाद को भी पाहुन कहा जाता है। जैसे जो हमारी सिस्टर के हस्बैंड होते हैं उनको पाहुन भी कहा जाता है। तो ये उधर की भाषा में हो गया। और अगर हम बात करें भीतर, तो भीतर आपका तद्भव है, लेकिन अगर हम इसके तत्सम की बात करेंगे तो वो हो जाएगा अभ्यंतर। क्या हो जाएगा, अभ्यंतर हो जाएगा। बेर, जो बेर खाने वाले होते हैं उसका तत्सम हो जाएगा आपका बदरी। क्लियर। रैन का हो जाएगा रजनी। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे ये तीनों तो आपके तद्भव शब्द थे लेकिन प्रागुण आपका तत्सम शब्द था। अब अगला प्रश्न है, कौन सा एक तद्भव शब्द है। अब तद्भव मतलब हिंदी में जो विकृत रूप है ये पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे मक्खन। अब देखने में आपको लगेगा कि सर ये तो तत्सम की तरह लग रहा है, संस्कृत शब्द है, लेकिन असल में हम लोग आज डेली यूज लाइफ में मक्खन को यूज करते हैं और इंग्लिश में बटर कहते हैं। जबकि इसको तत्सम के रूप में जो कहा जाता था वो कहा जाता था मृक्षण। क्या कहा जाता था, मृक्षण। तो ये तत्सम होता था इसका। बाकी अगर आप देखेंगे शकुन, शून्य, हस्ती, ये तीनों ही तत्सम शब्द हैं। बाकी मक्खन आपका तद्भव है क्योंकि शकुन का मतलब होता है सगुन। आज अगर हम वर्ड यूज करते हैं सगुन तो ये तद्भव हो गया। शून्य को हम लोग शून्य भी यूज कर लेते हैं कभी कभी। और हस्ती जो होता है वो हाथ नहीं बल्कि हाथी होता है। तो हाथी आपका तद्भव है और उसका जो तत्सम होता है वो हस्ती होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, हथौड़ा का तत्सम शब्द बताइए। भाई हथौड़ा हिंदी में यूज हो रहा है लेकिन इसका जो तत्सम शब्द होता है वो हस्त हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे, तद्भव तत्सम युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यानी 3 ऑप्शन तो सही है लेकिन एक गलत हो रहा है। तो सपत्नी का मतलब सौत, कर्पूर का मतलब कपूर, संड का मतलब साण, लेकिन शक्कर का मतलब शर्करा नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि शक्कर आपका अगर तद्भव है और तत्सम आपका शर्करा है तो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर ये जो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर पूछा जाए कौन सा तद्भव और तत्सम का युग्म सही है तो डी ऑप्शन हो जाएगा, शक्कर का शर्करा। क्योंकि शक्कर होती है तत्सम और हिंदी में हम लोग उसे शर्करा बोलते हैं। या और भी अगर हम मतलब शक्कर और शर्करा, तो शक्कर हो गया आपका तत्सम में और शर्करा हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 41, निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आप देखिए वर्तनी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप कोई भी शब्द लिख रहे हो तो कम से कम उसकी समझ होनी चाहिए कि कौन सी मात्रा कहाँ लगी जाएगी, ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अब आप देखेंगे पूछा जा रहा है कौन सा एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो चेक करते हैं। परलौकिक ऐसे लिखा था, गलत। हमें लिखना होता है पारलौकिक। उत्ग्रीव ऐसे लिखा था तो ये भी गलत है क्योंकि हम लिखते हैं उद्ग्रीव। क्या लिखते हैं, उद्ग्रीव। रचयिता ऐसे नहीं लिखा जाता है बल्कि र, च और य पे होती छोटी की मात्रा। तो ये तीनों तो गलत है लेकिन दौर्बल्य आपका सही है। तो दौर्बल्य आपका सही है, यही शुद्ध वर्तनी हो जाएगा 41 का डी क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 42। हम 42 को देखें, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो 3 वर्ड यहाँ पर सही लिखे गए लेकिन एक वर्ड यहाँ पर गलत लिखा गया है। अधोगति सही है, गुड़ीगढ़ सही है, त्याज्य सही है, लेकिन जानवी यहाँ पर यह गलत लिखा गया है क्योंकि जानवी जो इस तरीके से लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा क्योंकि ये एक अशुद्ध वर्तनी है।
अगला है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की बात करिए। कौन सा शुद्ध शब्द हो जाएगा? अनुसांगिक या अनुसांगिक, आनुषंगिक या फिर आनुषंगिक। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका कि षटकोण स होना चाहिए। कौन सा स होना चाहिए? षटकोण। ध्यान दे दीजिएगा इस पे, अ पे आ की मात्रा भी होनी चाहिए, आ हो जाना चाहिए, और संगिक में जो स होता है वो षटकोण स होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य होगा, तो पहले तो आप ये देखिए कि ये मनोकामना जो होता है ये अशुद्ध वर्ड माना जाता है। असल में इसको लिखा जाता है मन कामना, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। और व्यावसायिक की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखें, और यहाँ पे जो व्यावसायिक लिखा हुआ ये बिल्कुल सही लिखा है, और आपसे यही पूछा भी जा रहा था शुद्ध शब्द, लेकिन विदुषी आपका गलत है, क्योंकि विदुषी में लगती छोटी की मात्रा, विदुषी होता है, और सदोपदेश नहीं होता बल्कि सदुपदेश होता है। तो इस तरीके से आपने देखा 44 का सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है आपका, शुद्ध वाक्य को चुनिए। भाई शुद्ध वाक्य को चुनना है यहाँ पर, तो ये भी इसी वर्तनी में आता है। तो वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों पर 6 अंग या वेदों के 6 अंग, तो वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को 6 अंग बताने हैं, जिनको हम वेदांत भी कहते हैं, इन्हीं की बात की जा रही, तो आपको वो 6 अंग बताने हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो अशुद्ध वर्तनी का जो शब्द हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, क्योंकि राहुल तो सही लिखा है लेकिन सांस्कृत्यायन नहीं होता है दोस्तों, इनका नाम होता है राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। और ये नाम कई बार पूछा जाता है। यहाँ पे जो आधा सा का प्रयोग किया जा रहा है ये गलत है, जबकि टिप्पणी सही है, मिष्टान सही है, लास्ट में न आना चाहिए, और तात्कालिक भी सही है। ये तीनों ही शुद्ध वर्तनी है, जबकि राहुल सांकृत्यायन का नाम गलत तरीके से लिखा गया था, यही इसकी अशुद्ध वर्तनी होगी। अगला प्रश्न यहाँ पे एक शुद्ध वाक्य की बात करते हैं। तो शुद्ध वाक्य में अगर हम देखेंगे, मधु कॉमा मोहन या सोहन जाएगा, मतलब मधु, मोहन या सोहन, इनमें से कोई एक जाएगा। और आगे देखते हैं, मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है, पेड़ से फल आ रहे हैं, अनेकों बार देख चुका हूँ। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। देखिए, मधु, मोहन या सोहन, इन तीनों में से एक जाएगा, ये बात तो सही है, तो ए ऑप्शन सही है। अब दूसरा, तीसरा, चौथा क्यों गलत है? मोहन, सोहन और दीपक प्रीपोजिशन के आधार पे तो तीनों ही सही है, लेकिन दिल्ली जा रहा है नहीं, दिल्ली जा रहे हैं, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे पेड़ से फल आ नहीं रहे हैं, पेड़ पर फल आ रहे हैं। किस पे आते हैं? फल पेड़ पर आते हैं। और अनेकों बार देख चुका हूँ, मतलब अनेक बार देख चुका हूँ मैं, अनेकों नहीं होता, अनेक बार। तो 47 का ए। तो बाकी जो 3 में मिस्टेक थी वो भी मैंने आपको बता दी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य की बात करेंगे, इतनी आलस्यता ठीक नहीं है, मैंने गुरु का दर्शन किया, आज बजट के ऊपर बहस होगी, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम कहें आज बजट के ऊपर नहीं बल्कि आज बजट पर बहस होगी। भाई बजट के ऊपर का क्या मतलब? बजट के ऊपर चढ़ के थोड़े बहस करोगे, बजट पर चर्चा करोगे। मैंने गुरु के दर्शन किए, तो यहाँ पे मैंने गुरु का दर्शन किया ये गलत हो गया, मैंने गुरु के दर्शन किए, क्योंकि गुरु हमसे बड़े होते हैं तो उन्हें सम्मान देने के लिए हम किया वर्ड यूज़ नहीं करते। मैंने गुरु के दर्शन किए या मैंने आज भगवान के दर्शन किए, तो ये सम्मान दिखाया जाता है। और इतनी आलस्यता ठीक नहीं है, तो यहाँ पे त लगाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी आलस्य या इतना आलस्य ठीक नहीं है, तो यहाँ पर ये ऊपर के ए बी सी तीनों गलत है, डी सही है। और क्यों गलत थे ये भी मैंने आपको बता दिया। यही जो छोटी छोटी मिस्टेक है ये आप रिवीजन करते रहेंगे बार बार जब पेपर का, तभी आप सही कर पाएंगे। और हिंदी में कैसे आपको 55+ मार्क्स मिल सकते हैं, इसके लिए भी मैंने आपको स्ट्रैटेजी वाली प्लेलिस्ट बता दी है, जहाँ जाएंगे आपको वहाँ देखने को मिलेगी सारी वीडियो। अगला प्रश्न है 49, एक अशुद्ध वाक्य की बात कर रहा है कि कौन सा एक अशुद्ध वाक्य, बाकी सब सही है। मैंने बोला कल मत आना, ड्राइवर कमल को कार चलाना सिखा रहा है, आज रविवार का दिन है और 1 गिलास पानी दीजिए। तो देखिए, आज रविवार है ये सही होना चाहिए। आज रविवार का दिन, भाई रविवार तो खुद ही दिन को इंडिकेट कर रहा है ना, जिस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं थी, तो यहाँ पे दिन नहीं लिखना चाहिए था, सिंपल लिखता कि आज रविवार है। तो यही वर्ड गलत है, बाकी सारे सेंटेंस सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? तो जरा अशुद्ध की बात करें। मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया, सविता हिंदी की शोधार्थी है, कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे और काले धन को वापस लाकर सरकार ने बुद्धिमत्ता का कार्य किया। अब यहाँ पर आप देखोगे जो शुद्ध वाक्य कौन सा है और कौन सा नहीं। तो देखिए, अशुद्ध पूछ रहा है तो ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा।
कि मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ पौधरोपण कराया, वृक्षारोपण नहीं। कभी वृक्ष को लगाते हुए देखा गया है क्या? हमेशा पौधे को लगाते हैं, और पौधा जो है कि जब बड़ा हो जाता है तब वो वृक्ष का रूप ले लेता है। तो हमेशा हमेशा क्या होता है, पौधों का रोपण होता है, छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं, चाहे वो आम का पौधा हो, चाहे नींबू का पौधा हो, चाहे अमरूद का हो, किसी का भी, वो बाद में वृक्ष का रूप लेता है बड़े। क्या हम बचपन में ही लड़का कहते हैं? क्या कहते हैं कि बच्चा पैदा हुआ है या फिर बच्ची पैदा हुई है, बेटा या बेटी। बड़ा होता जाता है जैसे जैसे उम्र के साथ, तो उसको हम लड़का भी बोलते हैं, बॉय बोलते हैं, वयस्क बोलते हैं, लेकिन बचपन में उसे वही वर्ड यूज किया। इसी तरीके से वृक्षारोपण की जगह पौधरोपण, और बाकी तीनों ही शब्द सही हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं अपने लास्ट सेक्शन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, एक विशेष पद है। विशेष पद कौन सा होता है भैया? जो विशेषण की भी विशेषता बताए, उसी को हम विशेष से कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो विशेष पद है वो स्त्रैण है, और स्त्रैण किसके बारे में बता रहा है? एक स्त्री के बारे में बता रहा है, स्त्री की विशेषता के बारे में बता रहा है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करिएगा कि ये जो स्त्रैण है दोस्तों, ये विशेषता थी, मतलब विशेषण था, और मात्रिक ये भी विशेषण है, शब्द भी विशेषण है, लेकिन विशेष की बात करेंगे तो ये विधान हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए जो विशेषण होगा वो वैधानिक शब्द होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है। तो देखिए, गौरव, गौरव एक व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, और अपने देश पे गौरव करना ये भी एक अच्छी बात है। तो देश पर गौरव करना मतलब एक विशेषण की बात हो रही है, लेकिन गौरव से ज़्यादा सही बैठता है गौरवित होना या गौरवान्वित होना। तो विशेषण शब्द के रूप में गौरव नहीं है, बल्कि इष्ट, घृणित और आर्ष ये तीनों ही विशेषण है, जबकि गौरव विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है आपका 53, उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए? इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण बताइए। अब यहाँ पर देखिए, उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए? तो पागल आदमी के लिए जो गुणवाचक विशेषण पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पागल। अब यहाँ पर उसकी विशेषता ये दिख रही है कि वो पागल है, लेकिन कितना पागल है, कितना नहीं, ये चीज़ तो हम काउंट नहीं कर सकते, इस चीज़ को तो हम गिन नहीं सकते। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें। निम्नलिखित युग्मों में वाक्य और उनके सामने लगे विशेषण में से कौन सा सही सुमेलित है? अब यहाँ पर वाक्य और विशेषण की बात की जा रही है, तो आप देखेंगे कि तुलसी के समान पवित्र, मृत्यु के समान निश्चित, अंगद के पांव के समान अटल, ये तीनों ही वाक्यों के अंतर्गत जो विशेषण है उनका प्रयोग हो रहा है, तो ये तीनों ही सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा कि ये सभी के सभी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है? प्रविशेषण की बात की जा रही है, जो कि कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा क्या? कमला अति सुंदर लड़की है। सुंदर होना क्या है? विशेषण है, यानी किसी लड़की की विशेषता बता रहा है, लेकिन सुंदर के साथ जो अति वर्ड आ गया ना, अति सुंदर, यानी इसने सुंदर के ऊपर भी बल किया कि भाई सुंदर तो है, लेकिन अति सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो इसी को हम कहते हैं प्रविशेषण। अब जैसे राम चंचल लड़का है, तो चंचल क्या हो गया? विशेषण हो गया। लाल घोड़ा दौड़ रहा है, तो ये तो उसकी क्रिया हो गई, लेकिन ए ऑप्शन में आपको समझ में आ गया होगा कि प्रविशेषण क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही है? तो विशेषण की दृष्टि से आपसे अगर पूछा जाएगा कि कौन सा सही होगा, तो ये आपको देखना है, जैसे अनासक्त, ऐतिहासिक, महत, सरीखा, ये बी ऑप्शन सही है कि विशेषण की दृष्टि से ये सभी सही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 को। तो यहाँ पर आप देखेंगे विशेष से और विशेषण युग्म कौन सा सही नहीं है, इसकी बात की जा रही है। अगर आप देखेंगे कि तो इसमें सबसे पहले विशेष से पूछा जा रहा और बाद में विशेषण, तो पथ का पाथे, विरोध का विरुद्ध, फेन का फेनिल, लेकिन हार्दिक हृदय जो है ये उल्टा हो गया। असल में यहाँ पे विशेष से हृदय हो गया विशेष से, और विशेषण क्या हो गया? हार्दिक हो गया, जबकि आपसे क्या पूछ रहा है? पहले विशेष से फिर बाद में विशेषण, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेष से है? कौन सा एक विशेष से है? अजीत, अधिकारी, अंतर, आंतरिक। तो ये आप देखें कि अंतर इसका क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा, और इसका विशेषण क्या होगा? आंतरिक होगा। विशेषण तो आंतरिक होगा, लेकिन विशेष से अंतर होगा। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम क्या कहते हैं? मतलब कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा को मर्यादित रखा जाता है, संज्ञा कंट्रोल की जाती है, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे राम चंचल लड़का है, तो लड़का क्या हो गया? राम क्या हो गया? संज्ञा हो गई, लेकिन इसकी विशेषता के बारे में बताया जा रहा है चंचल के द्वारा, तो इसी को हम विशेषण भी कहते हैं। तो 59 का क्या हो गया? बी।
अब एक आखिरी प्रश्न है हमारा, और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे लगातार क्लासेस की अपडेट, PDF अपडेट सब कुछ आपको वहाँ पे दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा एक सही विशेषण युग्म नहीं है, यानी कि विशेषण शब्द युग्म नहीं है। तो इसका हो जाएगा तबाही और तटस्थता। दोनों ही अलग अलग शब्द हैं क्योंकि इनके विशेष्य जो होंगे वो क्रमशः तबाह और तटस्थ होंगे, ठीक है। जबकि तबाही और तटस्थता क्या होंगे, ये दोनों ही विशेषण हैं, विशेष्य नहीं है। जबकि परख और प्राचीर, फौजी, फुर्तीला, झूठा, झंकृत, ये तीनों ही क्या है, आपके विशेष्य हैं। लेकिन तबाही और तटस्थता क्या है, ये तीनों यानी ये दोनों जो शब्द हैं ये विशेषण के रूप में आएंगे, विशेष्य के रूप में नहीं आएंगे। तो ये जो है कि आपका हो गया आज टेस्ट नंबर, हमने हिंदी को कवर कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर किया करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में, व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर जरूर किया करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर